वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम सप्तम भाव की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक और केंद्र स्थान, जो अभी तक हमने दो केंद्र स्थानों की बात कर चुके हैं, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस। आज हम सेवेंथ हाउस, एक केंद्र स्थान जो एक मारक स्थान भी कहलाता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और अभी तक हम 6 हाउसेस की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस की चर्चा हम कर चुके हैं। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज जो ये मैंने लाल कलर के पेन से जो लिखा हुआ है, ये हमारा सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस एक केंद्र स्थान भी है और मारक स्थान भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। तो वो क्या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, सेवेंथ हाउस से हम मैरिज को देखेंगे, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को देखेंगे, करियर को भी हम यहीं से देखेंगे। फर्स्ट हाउस अगर हम स्वयं हैं, तो सेकंड हाउस वो व्यक्ति हैं जिनसे हमें सामना करना है, जिनसे हमें फेस करना है। फर्स्ट हाउस हम हैं स्वयं, और सेवेंथ हाउस हम जिनसे इंटरेक्ट करेंगे, हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वो सेवेंथ हाउस है। तो यहाँ से हम जो फेम है वो भी यहीं से देखेंगे, क्योंकि फेम तभी मिलता है जब हम भीड़ में जाने जाएं। तो यही वो हाउस है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे को फेम कितना मिलेगा, हमारी ख्याति कितनी होगी। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी यहीं से देखा जाएगा, सेक्सुअल लाइफ को भी यहीं से देखा जाएगा। ओपोनेंट जो होगा हमारा, उनको भी हम यहीं से देखेंगे। और यहाँ से हम अपनी फिजिकल बॉडी देखते हैं फर्स्ट हाउस से। और इसके अपोजिट, क्योंकि ये स्पाउस का भी भाव है, तो यहाँ से स्पाउस की भी फिजिकल बॉडी को हम यहीं से देखेंगे। चीज़ों का समझौता भी हम यहीं से देखेंगे, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली के अंदर जो 7 नंबर की राशि आती है, वो लिब्रा राशि है, तुला राशि है, जो बैलेंसिंग करती है। तो यहाँ से हम नेगोशिएशन, समझौता आदि यहीं से हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस भाव से हम हैप्पीनेस को भी देखते हैं। हैप्पीनेस, खुशियाँ हम कैसे देख पाएंगे? सपोज कीजिए हम सिर्फ अकेले ही हैं, हम सिर्फ खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने में ही रहें, और हमारे से बात करने वाला, जो हमारे से इंटरेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो ना हो, तो क्या हमें खुशी प्राप्त होगी? चाहे वो क्रिटिक्स हों, चाहे वो हमारी बड़ाई करने वाले हों, चाहे वो हमारी बुराई करने वाले हो। लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे, अगर ओपोनेंट ही नहीं होगा, या अगर हमारे सामने वाला कोई हमसे बात करने वाला ही नहीं होगा, तो हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते। तो इसलिए सेवेंथ हाउस एक हैप्पीनेस का भी भाव कहलाएगा और कंफर्ट का भी भाव कहलाएगा। सेकंड हाउस से ये भाव छठा स्थान है। छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु आदि का होता है। तो यहाँ से ये हाउस फैमिली का है, तो इससे हम फैमिली के जो ऋण हैं उनको देखेंगे, हम परिवार के जो दुश्मन हैं पारिवारिक, उनको देखेंगे, जो ऑब्स्टेकल्स हैं फैमिली के, वो देखेंगे। थर्ड हाउस यानी कि जो छोटे यंगर ब्रदर जो है, छोटा भाई या छोटी बहन से पंचम भाव है। पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, संतान आदि का विचार करते हैं। तो हम यहाँ से अपने छोटे भाई, छोटी बहन आदि के जो बच्चे हैं उनके बारे में विचार करेंगे।
और देखिए पंचम भाव से तीसरा स्थान है। पंचम भाव संतान का होता है और संतान का तीसरा स्थान होने पर इसका मतलब ये हुआ कि संतान का यंगर सिबलिंग। तो हम यहाँ से सेकंड चाइल्ड की भी स्थिति को देखेंगे। फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस हो गया और 7th हाउस सेकंड चाइल्ड हो गया। यहाँ से हम यंगर सिबलिंग की क्रिएटिविटी, यंगर सिबलिंग की एजुकेशन, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है वो हम यहीं से विचार करेंगे। 4th से 4th हाउस है, यानी कि सुख भाव का भी सुख भाव है। तो यहाँ से हम बेसिकली ऐसी वेल्थ जो घर में ना रखकर दूर रखी जाती है, यानी कि ये एक तरह का बैंक सेफ भी हो गया। यहाँ से हम बैंक में हमारी कितनी धन दौलत होगी, बैंक में हम कितनी एसेट्स को रखेंगे, वो भी हम यहीं से देखेंगे। और यहाँ से हम 5th हाउस से 3rd हाउस है, 3rd हाउस से हम यंगर सिबलिंग को देखेंगे, 3rd हाउस से हम क्रिएटिविटी को देखेंगे, 3rd हाउस से हम एबिलिटी को देखेंगे, हाथों की जो कारीगरी है, जो कौशल है, उसको देखेंगे। तो 5th से 3rd होने के यानी कि संतान, विद्या और आदि के भाव से विद्या की जो हमारी जो स्किल है उसको हम देखेंगे, और संतान की जो स्किल है, स्किल ऑफ हैंड या कम्युनिकेशन जो स्टाइल है उसका, किस तरीके से वो बात कर सकता है, किस तरीके से वो बातें करेंगे, तो उस क्रिएटिविटी या ट्रैवलिंग को भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो वो हम यहाँ से संतान के भाव को हम यहाँ से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से 6th हाउस से दूसरे स्थान में पड़ रहा है, यानी कि इसका सपोर्ट हो गया। इसका सपोर्ट होने के कारण हम यहाँ से देखते हैं कि ये एनिमी की विक्ट्री को दर्शाता है। ये हमारे जो शत्रु हैं, क्योंकि 6ठा स्थान शत्रु का होता है, उससे दूसरा यानी कि उससे उसका लाभ हो गया उसको, यानी कि शत्रु का लाभ हम यहीं से देखेंगे। हम शत्रु की वेल्थ भी यहीं से देखेंगे, जो उसका जो वेल्थ है, उसकी जो गेन है, उसकी जो हेल्थ और वेल्थ की जो इम्प्रूवमेंट है, वो भी हम यहीं से उसका विचार करेंगे। हम यहाँ से अपने मामा और मासी के भी जो वेल्थ है और हेल्थ है उनका भी हम यहीं से विचार करेंगे। अब ये 8th हाउस है, 8th हाउस अकल्ट का भी होता है, 8th हाउस आयु का भी होता है, 8th हाउस सेक्सुअल लाइफ का भी होता है, 8th हाउस हिडन नॉलेज का होता है, और जो दबा हुआ धन है उसका भी होता है। तो 7th हाउस जब भी अपने से 12वें चला जाएगा तो 12वां स्थान हानि का होता है, तो इसलिए ये उन सब चीज़ों की हानि कर देगा। मान लीजिए आप कोई साधना करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, या कोई भी आप किसी भी तरीके का स्टडी कर रहे हैं, अकल से ज्योतिष विद्या पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अगर आपका 7th हाउस जिस टाइम एक्टिवेशन में होगा तो आप देखेंगे कि आपका मन इन सब चीज़ों से हट जाएगा, आपका मन अकल्ट से हट जाएगा, क्योंकि उसकी हानि हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि ये पिता और गुरु के स्थान से 11वां भाव है, यानी कि होप, विशेस और गेन का जो भाव है उसका है, और उनके जो बड़े भाई हैं उनका है, जो पिता के बड़े भाई हैं आपके, उनका हाउस है। तो हम यहाँ से पिता के बड़े भाई का, गुरु के बड़े भाई का, गुरु और पिता की जो गेन है उनका, होप और विशेस का भी हम यहीं से उनका विचार हम 7th हाउस से करेंगे। वहीं दशम से दशम स्थान है, दशम से दशम स्थान होने के कारण और केंद्र स्थान होने के कारण इसको इस समय यहाँ पर बल प्रदान होगा। तो हम यहाँ से राइज ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे कि उसको कितना राइज मिलेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको क्या प्रमोशन मिलेगा, इन सब चीज़ों का हम यहाँ से विचार करेंगे। वहीं हम जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हम 7th हाउस को भी हमने देखना है। 5th हाउस ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो जाता है और 7th हाउस प्रमोशन। तो जब भी हम प्रमोशन का विचार करेंगे और प्रमोशन में ट्रांसफ़र का विचार करेंगे तो 5th और 7th हाउस की स्थिति हमें देखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर
एल्डर सिबलिंग से यानी कि बड़े भाई बहन के उससे ये स्थान नवम पड़ेगा। तो नवम होने के कारण उनके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। और क्योंकि बड़ी बड़ी यात्राएं, ज़्यादा दूरी की यात्राएं हम 9th हाउस से देखते हैं, तो यहाँ से 9th हाउस होने पर उनकी यात्राएं भी हम यहाँ से देखेंगे। मान लीजिए जब आपकी शादी का समय आएगा या जब भी इस जातक की, जिसकी भी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, उसका 7th हाउस में उसकी मैरिज का समय आएगा, तो आप देखेंगे कि उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स, उनकी भाग्य में वृद्धि हो जाना, जो बड़े भाई बहन हैं उनके भाग्य में परिवर्तन आ जाना। तो ये आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, तो उसकी शादी के बाद उसके बड़े भाई या बड़ी बहन के करियर में या उनकी धार्मिक रिलीजियस बिलीव्स के अंदर उसके भाग्य में एक पॉजिटिव या नेगेटिव परिवर्तन आएगा। वो स्थिति के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि 7th हाउस उस जातक का किस स्थिति के अंदर है। वहीं अगर हम यहाँ से 12th हाउस की चर्चा करते हैं, तो 12th हाउस हमारा स्पिरिचुअल बिलीफ का है। हमारी जो हम किसी भी साधना आदि का है, वहाँ से ये अष्टम पड़ जाता है। तो अष्टम होने के कारण ये उसकी मृत्यु कर देगा, उसका नाश कर देगा। तो हम देखेंगे कि 7th हाउस बेसिकली गृहस्थ जीवन का एक पार्ट है। जब भी हम साधना या जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बात करते हैं, तो हमें वहाँ से कट होना पड़ता है, हमें वहाँ से हटना पड़ता है। हम गृहस्थी में रहकर साधना और ध्यान आदि चीज़ें अमूमन नहीं करते, क्योंकि ये एक सुख का भाव है, ये काम त्रिकोण का भाव है, ये काम त्रिकोण में आने वाला भाव है 3, 7 और 11। तो ये भाव एक प्रबल मारक है, और मारक होने के कारण वो मारक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य का अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का जो रास्ता है वो 4, 8, 12 राशियों से होकर गुजरता है। तो 8वें से ये 12वां हाउस पड़ जाएगा और 12वें से ये 8वां पड़ जाएगा। तो हम ये चीज़ समझते हैं कि ये हमारे मोक्ष में बाधा है, इस वजह से इसको मारक स्थान की संज्ञा दी जाती है। अब मान लीजिए आप कोई एक यूट्यूबर हैं, मान लीजिए आप बहुत एक फेसबुक का आपका पेज है, आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है फेसबुक पर, या कोई भी ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आपको 7th हाउस बताएगा। आपके क्रिटिक्स भी यहाँ पर होंगे और आपके वेल विशर भी यहाँ पर होंगे। अगर 7th हाउस आपका बहुत अच्छा है तो आपको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, आपको उस दूसरों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपका 7th हाउस ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ के अंदर इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो 7th हाउस सब कुछ, सारी चीज़ें ये हैं कि 7th हाउस आपको ये सब चीज़ें देता है। इसके अलावा 7th हाउस आपके जो स्पाउस है उससे आपका रिलेशन बताता है। मान लीजिए एक तरफ अग्नि तत्व की राशि है और दूसरी तरफ वायु तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व, वायु के बिना अग्नि का कोई औचित्य नहीं है। हम अग्नि को हवा मार के बुझा भी सकते हैं और हवा मारकर उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये दोनों सपोर्ट के एक तरह से सपोर्ट रहते हैं। तो ये चीज़ बैलेंसिंग में रहेगी। आप चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए। एक की कमी को दूसरा पूरा करने वाला होना चाहिए। तो ये 7th हाउस मैरिज का है। तो हम यहाँ पर चीज़ों को मैरिज के पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। जब हम मैरिज के बारे में अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में खुलकर चर्चा करूंगा। अब आइए हम इसके अंदर ग्रह बैठे हों वो किस टाइप का फल रिजल्ट देते हैं। तो ग्रह बैठने पर 7th हाउस में अगर सूर्य बैठ गया है तो जो पार्टनर होगा आपका वो डोमिनेटिंग हो सकता है,
शो ऑफ नेचर का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी का प्लैनेट बैठा है जो दूसरों को एनर्जी देने वाला है। तो आपको उनसे टैकल कैसे करना है, आपको उनसे टैकल इस तरीके से करना है कि आप अगर उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दे देंगे, आप उनकी बात मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए यहाँ पर सूर्य कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन अमूमन ऐसा हो जाता है, ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो जातक का जो स्पाउस है, जो उनका जो पार्टनर है वो थोड़ी सी, तो इसलिए ऐसे टाइम पर कुंडली का मिलान आवश्यक है। और दूसरे की कुंडली के अंदर भी योग देखे जा सकते हैं कि अगर उनकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप समझ जाइए कि वो योग कट भी जाएगा। अगर चंद्रमा है तो मूडी नेचर का होगा, इमोशनल होगा, बात में कभी मून ऑफ हो जाएगा, कभी मून बहुत ठीक हो जाएगा, अचानक मून स्विंग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा इस तरीके का पार्टनर का स्वभाव देगा। वहीं अगर मार्स यहाँ पर बैठा है तो वो मांगलिक दोष को उत्पन्न करने वाला है, और दूसरा एक एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति को बना देगा। तो यहाँ पर उनको उनकी एनर्जी को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष लगने के कारण आप वो कुंडली का मिलान करके ज़रूर ही कीजिए। ऐसी स्थिति में जातक के जो स्पाउस हैं वो ड्रिंक करने की आदत और हाइपरनेस होती है, उसकी टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है। वहीं यहाँ पर मरकरी होता है। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक सिंपल चीज़ ये है कि कुंडली को देखकर आप ये चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पर बैठा है तो ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही होगा, वो पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आप उसके नतीजे पर पहुँचेंगे। ठीक है। अगर मरकरी यहाँ पर है तो पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत सटीक होगी, तो हर चीज़ के अंदर वो ऑब्जर्वेशन करेगा, कोई भी चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढेगा। तो कुछ ना कुछ जब रिलेशनशिप के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है, तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आप अपना ब्रेन नहीं लगाएंगे और अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर शादी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेन और लॉजिक के साथ उनसे बात करेंगे तो शादी में दिक्कतें नहीं आएंगी। बुध यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये भी ध्यान रखिए, बुध यहाँ पर ट्वाइस दो शादियों के योग भी बना देता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर ये है कि जो बुध है वो दो चीज़ें आपको देने की कोशिश करता है, 2 बार चीज़ें रिपीट करवाता है। तो आप अगर किसी का बुध यहाँ पर हो तो वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में दोबारा से 7 फेरे लेकर उस योग को भी टाल सकते हैं। वहीं यहाँ पर जुपिटर होगा, तो जुपिटर देखिए, यहाँ पर जुपिटर के होने से क्योंकि स्थान हानि करो जीवा एक जो जुपिटर के साथ में जुड़ा हुआ शब्द है, तो वो स्थान हानि यहाँ पर करता है। स्थान हानि क्यों करता है जुपिटर? यहाँ पर हम देखते हैं मासिस को भी, यहाँ पर हम जनता को भी देखते हैं। तो वो जनता के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, जनता के लिए ज़्यादा कार्य कर रहा है, वो बड़ा ही ड्यूटीफुल है। बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल होने के कारण वो अपने गृहस्थ जीवन को ध्यान या टाइम नहीं दे पाता है, जिस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस का इशू उत्पन्न हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस के होने से या तो व्यक्ति घर पे ध्यान देगा तो अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाएगा, और कार्य पे ध्यान देगा तो अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो बृहस्पति भी यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। यहाँ पर वीनस के होने से देखिए, वीनस के लिए यहाँ पर ये चीज़ है कि जो वीनस एक प्लेजर का प्लैनेट है, एक्स्ट्रा प्लेजर का प्लैनेट है। और अगर यहाँ पर शनि, मंगल और राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, या मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो वो उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर वो रेट्रोग्रेड है तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी आप यहाँ पर वीनस होने से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें
कुंडली के और भी जो प्लैनेट हैं उनको भी देखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वीनस देखकर आप अंदाजे पर नहीं पहुंचिए। आपको एक सिखाने के लिए ये चीज़ समझाई जा रही है कि यहाँ पर वीनस होगा तो ऐसा होगा। और लेकिन अगर दूसरे की कुंडली के अंदर, यानी कि उनके जो पार्टनर हैं उनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसा योग है तो वो योग कट भी जाते हैं। यहाँ पर अगर शनि होगा तो शनि यहाँ पर बैलेंस करेगा चीज़ों को, हर चीज़ को बैलेंस करेगा। जो प्लेजर है उसको भी बैलेंस करेगा, रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेगा, सब चीज़ों को बैलेंस करेगा। तो अमूमन लोग कहते हैं सप्तम में शनि देर से मैरिज देगा। हाँ, देर से मैरिज देगा, लेकिन जो भी वो मैरिज देगा वो बड़ी ही स्टेबल देगा। यहाँ पर शनि होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा, स्थान बढ़ोती करो शनि। तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। शनि यहाँ पर बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस से देंगे। टाइम भले ही लेंगे शादी मैरिजेस में, बट जो भी देंगे वो लॉन्ग लास्टिंग देंगे। वहीं यहाँ पर अगर राहु हो जाए तो राहु यहाँ पर चीज़ों को अनकन्वेंशनल बनाता है, मतलब रूढ़िवादी तरीके से, बिल्कुल एक उनसे जो लीक से हटकर। तो यहाँ पर राहु के होने से जो मैरिजेस के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लीक से हटकर कार्य करेगा, लीक से हटकर वो चीज़ों को परखेगा। इवन वो धर्म जाति के विरुद्ध जाकर शादी करना और समथिंग, जो भी मतलब वो खुद चाहता है, मतलब वो बेशक उनके परिवार वाले रूढ़िवादी होंगे, परिवार जो चाह रहा होगा उसके अपोजिट जाकर वो चीज़ें शादी के मामले में करने को तैयार होता है, या पार्टनरशिप के मामले में करने पर तैयार होता है। दूसरा, यहाँ पर केतु के होने से वो जो उनके पार्टनर या स्पाउस हैं वो चीज़ों को छुपाने वाले हो सकते हैं। और ऐसे में केतु यहाँ पर होने पर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही समझदारी से यहाँ पर शादी के लिए बात चलानी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे छुपाने की कोशिश कर सकता है। तो जब भी आप शादी के लिए बात करो तो हर चीज़ बड़ी ही ध्यान से, अगर किसी भी आपके परिवार में किसी के केतु यहाँ पर है तो आप शादी के मामले में बहुत ही ज़्यादा आप उसको ध्यान से करेंगे, और जिससे कि हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। हर सामने वाली जो पार्टी है उसकी हर बात का, जो भी वो कह रहे हैं उनकी हर बात में हाँ ना मिलाकर उनसे हर चीज़ गहराई तक आपको जांचनी पड़ेगी। तो ये सप्तम हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप ज़रूर मुझको बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कि इससे ये चीज़ भी हो सकती है, तो ताकि औरों को भी इस चीज़ का ज्ञान मिल सके। और यहाँ पर अगर केतु हो तो आप कुत्तों को खाना खिलाएं और गणेश जी की पूजा करें। ये यहाँ के केतु का सबसे बड़ा उपाय है, अच्छा उपाय है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी मेरी पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जल्द ही मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो भी आपको जल्द से जल्द मिलने लगेंगे। धन्यवाद।